Hi everyone, today we are going to do the fourth chapter of our NCERT class 8. हमें जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है लाइक देयर इज़ अ चाइल्ड A, B, C, D एंड E, उनके हैं 6 मार्क्स, इसके हैं 7 मार्क्स, इसके हैं 5 मार्क्स, इसके हैं 12 मार्क्स और इसके हैं 20 मार्क्स. ठीक है. ठीक है, आउट ऑफ 20 है. ठीक है, आउट ऑफ 20 मार्क्स. तो इसके अंदर जो हमें अब इंफॉर्मेशन मिली है तो वो क्या है, एक डाटा है. डाटा बेसिकली क्या होता है, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज कॉल्ड डाटा. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन दिस केस इज डाटा. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन दिस केस इज कॉल्ड डाटा. collected in this case is data. डाटा बेसिकली वो चीज़ होती है जैसे कि रन्स मेड बाय बैट्समैन इन लास्ट 10 मैचेस. ये भी एक डाटा है. हमारे को एक डाटा दिया जाएगा, इसके अंदर 10 मैचेस के एक प्लेयर का बताया जाएगा, जैसे कि नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन लास्ट 10 ODIs या कोई IPLs कुछ भी. कि मतलब एक इन्फॉर्मेशन दे देगी जिसके अंदर एक बैट्समैन होएगा जिसके 10 मैचेस होंगे पिछले, उसके अंदर दिया होएगा कि मतलब कितनों में उसने विकेट ली, कितनों में नहीं ली. ठीक है. फिर marks scored by the students of your class in mathematics unit test or science unit test or English unit test, anything. ठीक है. Basically data is usually collected in context of situation that what we want to study. ठीक है. Data मैं आपको लिखती हूँ. Data is usually collected in the context of a situation which we want to study. बेसिकली डाटा एक वो कलेक्टेड आइटम होती है कि मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों का या एक ही चीज़ों के बहुत सारे सब पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे दी होती है और उस पार्ट की दी होती है जो हम पढ़ना चाहते हैं. जैसे कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं बॉलर्स ने कितने आउट किए, कितने उसने रन्स बनाए, उसके कितने मार्क्स आए, कुछ भी एनीथिंग. ठीक है, वो एक डाटा होता है. अब डाटा दो तरह का होता है. ये था हमारे पे पहली थी डाटा. अब डाटा हमारे पे एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है डाटा दो तरह का होता है. एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. जो डाटा हमें पहले मैं बता रही हूँ अनऑर्गेनाइज्ड डाटा. ऑर्गेनाइज्ड डाटा, the data which is in unorganized form. मैं आपको अभी हिंदी में बताती हूँ. unorganized form is called raw data. तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रॉ डाटा भी आ सकता है. ऑर्गेनाइज डाटा मतलब जो टैबुलर फॉर्म में होता है. ऑर्गेनाइज जैसे टैबुलर में भी हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, वो हो सकता है क्या बोलते हैं, पाई चार्ट हो सकता है, पिक्टोग्राफ हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, डबल बार ग्राफ हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. जो अनऑर्गेनाइज डाटा होता है उसे हम बोलते हैं रॉ डाटा. अनऑर्गेनाइज का दूसरा नाम होता है रॉ डाटा. अनऑर्गेनाइज डाटा मतलब जो कि एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, कि मतलब प्रॉपर फॉर्म में नहीं है. ठीक है. अनऑर्गेनाइज मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज. मतलब रॉ डाटा बेसिकली वो होता है कि जो कि हमने डायरेक्टली किसी सोर्स से लिया है, हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए. ठीक है. डायरेक्टली हमने सोर्स से लिए, कोई चेंजेस नहीं किए. जैसे कि अगर आपके पास कोई है, जैसे ये तो हो गया ऑर्गेनाइज्ड हो सकते, कह सकते हैं इसे. बट अगर देखो जैसे एक रोल नंबर है 10, एक है 15, एक है 5, एक है 7, एक है 12, एक है 20. ठीक है. अब ये अनऑर्गेनाइज्ड है. क्यों? क्योंकि 5 अगर देखा जाए तो 5, 7, 12 ये 10 से पहले आने चाहिए थे.
ये आगे पीछे हैं, हमने डायरेक्टली से सोर्स से लिया है कि जो रोल नंबर 10 है इसके 5 आए हैं, 5 आउट ऑफ 5 आए हैं, जो 15 है इसके 7 आए हैं, मतलब 5 आउट ऑफ 10 है इसके 7 आउट ऑफ 10 है, 5 के हैं 10 आउट ऑफ 10 है, 7 के हैं 6 आउट ऑफ 10 है, 12 के हैं 4 आउट ऑफ 10 है, 20 के हैं 9 आउट ऑफ 10 है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पता लग रहा है कि हमने डायरेक्टली सोर्स से लिया, हमने कोई चेंजेस नहीं किया। अगर हम उसको दिखाएंगे आगे तो हम उसे प्रॉपर में बताएंगे ना, 5 7 10 15, नहीं मतलब 5 7 12 10 15, 5 7 10 12 15 20, हम ऐसे दिखाएंगे, है ना। हम इसे ऐसे तो नहीं कि ऐसे ही दिखा देंगे। तो जो हमने डाटा डायरेक्टली लिया है उसे हम बोलते हैं रॉ डाटा। ठीक है, अगर हमें किसी भी डाटा को स्टडी करना होता है तो हमें उससे पहले ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है। हम ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं उसको, ग्राफिकल फॉर्म, समटाइम्स मतलब कभी कभार ऑर्गेनाइज फॉर्म में करने के लिए डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में बनाया जाता है टू गिव अ क्लियर आइडिया व्हाट इट रिप्रेजेंट। मैं आपको बताती हूँ, समटाइम्स डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राफिकल फॉर्म, मतलब ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफिकली या ग्राफिकल फॉर्म मतलब ग्राफ में होते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस, है ना, मतलब टैबुलर फॉर्म में कुछ कह सकते हो आप, टैबुलर के रिलेटेड या पाई चार्ट वगैरह, हिस्टोग्राम वगैरह सारे ग्राफिकल में आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है इससे, इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राफिकल फॉर्म टू गिव अ क्लियर आइडिया व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, कि मतलब क्या दिखा रहा है, तो क्लियर आइडिया मिल जाता है हमें अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब ग्राफिकल फॉर्म्स बहुत सारे तरह के होते हैं, पिक्टोग्राफ भी होता है, ठीक है, फिर उसके बाद बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ठीक है, सॉरी, जो ये होता है ना इसमें ग्राफिकल फॉर्म में ये तीन ही होते हैं, एक पिक्टोग्राफ, एक बार ग्राफ, एक डबल बार ग्राफ। ठीक है, पिक्टोग्राफ मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल। ये क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसके द्वारा, यूजिंग सिंबल्स। ठीक है, अब हमारे पास आती है बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ ये करता है अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ विद देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। अभी मैं हिंदी में समझाती हूँ। अ डिस्प्ले, एक डिस्प्ले है ये ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ comma their height being proportional to the respective value। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, हम उसे बार ग्राफ की मदद, बार ग्राफ को यूज़ करके, बार ग्राफ बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है, ये होता है और ये होता है ना, ये एक्स होता है, ये वाई एक्सेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इक्वल गैप होते हैं और इक्वल वो होता है ना, ऐसे ही होता है ना कुछ। वैसे तो ये स्केल से बनते हैं बट मैंने अभी रफली बनाया है।
अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स, बार ये होता है, ये बार है, ये चीज़ बार है, ठीक है, ये बार्स है, ठीक है। एक अनऑर्गेनाइज्ड थिंग अगर हम उसे बार ग्राफ को यूज़ करके उसके अंदर जो बार्स होते हैं, यूजिंग बार्स, बार ग्राफ कब बनते हैं जब हम बार को यूज़ करते हैं, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, अगर ये 5 सेंटीमीटर की विड्थ है तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर की होगी, इसकी भी 5 सेंटीमीटर और इसकी भी 5 सेंटीमीटर, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल, सबकी एक जैसी, ठीक है, विड्थ। देयर हाइट, इनकी हाइट अलग है, ये देखो इसकी यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है, हाइट अलग है, ये देखो ऐसे जा रहा है ना, हाइट सबकी अलग है। वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है हाइट, हमारे पे क्या क्या पॉइंट्स है उस पर डिपेंड करती है हमारी हाइट, कि मतलब हमारे पे क्या इंफॉर्मेशन है उसके कंपेयर में करा जाता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है, जो विड्थ होती है, विड्थ जो होती है बार ग्राफ के अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस होते हैं, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन एक्स एक्सिस पे बताई जाती है और एक इन्फॉर्मेशन वाई एक्सिस पे, जो यूनिफॉर्म होती है ना, जैसे कि एक चीज़ हुई 2 सेंटीमीटर पे, फिर एक चीज़ हुई 4 सेंटीमीटर पे, एक चीज़ हुई 9 सेंटीमीटर पे, एक चीज़ 2 4 6 8 जैसे ऐसे होती है। जैसे कि एक चीज़ हुई 2003 में, फिर दूसरी चीज़ हुई 2005 में, फिर 7 में, फिर है ना कुछ ऐसे ही 3 फिर 5 फिर 7 फिर 2009 में कुछ अगर ऐसा हो तो क्या होता है, तो जो यूनिफॉर्म होती है उसे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जो नॉन यूनिफॉर्म होती है जो डिपेंड कर सकती है, जैसे कि एक की 50 वैल्यू है, एक 100 150, जो डिपेंड कर सकती है, जैसे कि अगर किसी की 50 है, किसी की 100 है, किसी की 350 है, किसी की 300 है, या कुछ भी ऐसे से, वो हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पे डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ, अ बार ग्राफ, ये एक बार ग्राफ का टाइप होता है, अ बार ग्राफ showing two sets of data simultaneously, अभी बताती हूँ, simultaneously and help in the comparison of data। मैं अभी आपको इसकी फोटो भी कुछ ऐसे बना के दिखाती हूँ रफली। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमेशा नीचे होता है, वाई एक्सिस हमेशा ऊपर होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और जैसे कि एक ये है, एक ये है, आप पेपर में अगर आएगा तो हमेशा उससे करते हैं ड्रॉ स्केल से, बट मैं अभी आपको रफली करके दिखा रही हूँ। मैंने आपको बार ग्राफ में क्या बताया था, जो साइमल्टेनियस होते हैं, जैसे कि अगर ये मैथ है, या साइंस है, कंप्यूटर है, पंजाबी है, कुछ भी ऐसे है, ये साइमल्टेनियस है। और जो अनइक्वल हो सकती है, जो मार्क्स होते हैं वो अनइक्वल हो सकते हैं, जैसे कि एक में 10 आए, एक में 50 आए, एक में 100 आए, या एक में कुछ आए, मतलब ऐसे वाले। जैसे कि ये मैथ्स के मार्क्स हैं, ये साइंस के हैं, ये एसएसटी के हैं, और ये है कंप्यूटर के, ठीक है। ये 10 20 30 40 50 60। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, ये देखो, ये दूसरे वाली, हाँ। अब डबल बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ होता है बार ग्राफ बिल्कुल सेम, मतलब एक इन्फॉर्मेशन जो बार्स के थ्रू होती है, जिसकी सेम विड्थ होती है और सेम गैप होता है बीच में, ठीक है। शोइंग टू सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, दो सेट है, एक अगर जैसे ये, इसका क्या फ़ायदा होता है डबल बार ग्राफ में, कि हमें एक जगह पे दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि दो बच्चे हैं, एक है कनिका, एक है दक्ष, ठीक है। हमें बताना है कि कनिका के कितने आए इंग्लिश में और मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, और दक्ष के कितने आए, कनिका कितने आए, दक्ष के कितने आए, हमें ऐसे बताना है। या तो हमें दो बार ग्राफ बनाने पड़ेंगे, या हम डबल बार ग्राफ से सीधा कंपेयर भी कर सकते हैं और हमारे दोनों काम एक ही ग्राफ में हो गए। डबल बार ग्राफ को ये फ़ायदा होता है कि एक ही जगह पे हमें दो सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं करने को, और हम साथ ही साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्लेन वाला है दक्ष का, ठीक है, ये जिगजैग वाला है कनिका का, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या शो हो रहा है कि मैथ्स में दक्ष के कम आए हैं, कनिका के ज़्यादा आए हैं, साइंस में दक्ष के ज़्यादा आए हैं, कनिका के कम आए हैं, एसएसटी में दक्ष के ज़्यादा आए हैं, कनिका के कम आए हैं, और कंप्यूटर में दक्ष के कम आए हैं, कनिका के ज़्यादा आए हैं। और जो ये वाली इन्फॉर्मेशन है ये ऊपर नीचे हो सकती है ना, कि मतलब दक्ष के अगर 10 आए, कनिका के 20 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो ये हमेशा ये वाई एक्सिस पे आएगी, और जो दूसरी स्टेबल वाली है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक फ्रीक्वेंसी वगैरह। ठीक है, अब हमारे पे आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब भी हम किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, तो हम एक मेथड होता है टैली का, ठीक है, हम टैली के मेथड से भी करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि अगर है एक बच्चा ए और एक बच्चा बी और एक बच्चा सी, इसने स्कोर किए 10 मार्क्स, इसने 7 मार्क्स और इसने 5 मार्क्स। ठीक है, हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट ये ऐसे और ऐसे, यहाँ पर ए बच्चा आ गया, बी बच्चा आ गया, सी बच्चा आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, यहाँ पर किस बच्चे ने कितने टैली, इसका क्या है, जैसे कि 10 है तो क्या करते हैं 1 2 3 4, जब 4 कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उसके बस स्लैंटिंग लाइन मार देते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे 1 2 3 4 स्लैंटिंग लाइन, 10 बन के, तो यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर टैली क्या शो कर रही है, ठीक है, अब यहाँ पर टैली हर बच्चे के आगे बता रही है कि उसने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो यहाँ पर टैली क्या बता रही है, फ्रीक्वेंसी की, मतलब एक बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्ड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी gives the number of times that a particular entry occurred। कि मतलब इसका मतलब अभी मैं हिंदी में समझाती हूँ कि फ्रीक्वेंसी एक वो चीज़ होती है जो कि हमें बताती है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली वो होती है जो हमें बताती है कि एक चीज़ कितनी बार हुई है, कितने नंबर आए उसके, या कितने कुछ भी, कितने मार्क्स आए, कितने सब्जेक्ट्स आए, कुछ भी। जैसे अगर हम स्कूल्स की अगर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, जैसे कि अगर सेक्रेड हार्ट में 10 सब्जेक्ट्स हैं, सन निश्चल में 7 सब्जेक्ट्स हैं, विवेकानंद में अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर कोई और DPS उसके अंदर 12 सब्जेक्ट्स है, इसके अंदर क्या है कि मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब जो यहाँ पर 10 12 जो भी चीज़ें आई हैं, ये फ्रीक्वेंसी की, मतलब एक स्कूल में कितने सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इंफॉर्मेशन बताते हैं कि एक एंट्री में कितनी चीज़ें आई हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, द टेबल मेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एज इट गिव्स द नंबर ऑफ एंट्रीज अकर्ड। ठीक है, जब ये टेबल बनाया जाता है इसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी मैं इसको थोड़ा सा डीप में भी समझाती हूँ, पर पहले हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बाद में पढ़ते हैं, हम पहले समझेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और tabular arrangement of given numerical data that shows the frequency of each observation is called frequency distribution. The data itself is known as frequency distribution table. देखते हैं, मैंने पहले आपको बताया था फ्रीक्वेंसी, बता दिया मैंने आपको ऊपर। अब करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, कि मतलब अ टैबुलर अरेंजमेंट, जो ये आपको बताया एक टेबल की फॉर्म में ही है ना कुछ कुछ, तो मतलब अ टैबुलर अरेंजमेंट
ऑफ गिवन न्यूमेरिकल डाटा, ये न्यूमेरिकल डाटा ही है ना, ऑफ न्यूमेरिकल डाटा मतलब नंबर्स में जो होता है, ठीक है। अभी मैं आपको हिंदी में भी समझाती हूँ। दैट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन is called frequency distribution। इसका मतलब क्या हुआ, अ टेबुलर अरेंजमेंट, कि मतलब एक टेबल की फॉर्म में अगर किसी भी डाटा को अरेंज किया गया है, अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी बताते कि मतलब एक टास्क कितनी बार हुआ या एक टास्क में उसके कितने मार्क्स आए, ठीक है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं ना, तो ऐसी चीज़ को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जो टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आई विल राइट अ टेबल इटसेल्फ, एक टेबल इट्स खुद से ही कहा जाता है फ्रीक्वेंसी is called a frequency distribution table। को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तब कहा जाता है when it shows the frequency of occurred data। कि मतलब एक टेबल जो खुद से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक टेबुलर अरेंजमेंट जिसके अंदर एक ही टास्क कितनी बार हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जो टेबल वो चीज़ बताता है उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पे आता है, ठीक है, अब हमारे पे इसके अंदर एक और टाइप आती है, अ डाटा रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज सेट टू बी ग्रुप्ड, ठीक है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब हमारा आता है पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं सर्कल ग्राफ, ठीक है। पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ हमने अभी तक देखे कि जो हमने बार ग्राफ किया, डबल बार ग्राफ किया और पिक्टोग्राफ किया, उसके अंदर होती है लाइन सेगमेंट्स ज़्यादातर। बट जो पाई चार्ट है या सर्कल ग्राफ है, ये क्या होता है? These are called the circle graph। और circle graph show the relationship between a whole and its part। कि मतलब मैं बताती हूँ, a circle graph shows the relation between the whole and its parts, ठीक है। मतलब एक जो पाई चार्ट होता है एक सर्कुलर डायग्राम होती है इन विच द कंपोनेंट्स मतलब ऑब्जर्वेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन द सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल। द साइज ऑफ ईच सेक्टर इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट मतलब ऑब्जर्वेशन इट रिप्रेजेंट। पाई चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्कल ग्राफ। अब मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ लिख के, पहले लिख लेती हूँ मैं। इट इज अ
सर्कुलर डायग्राम, एक ये सर्कुलर डायग्राम है, ठीक है, इन विच, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो मैं आपको ऊपर वाली समझाती हूँ, दूसरी वाली समझाती हूँ। ये एक इसकी ब्रीफ है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर। मतलब एक सर्कल ग्राफ होता है, जो एक सर्कल बेसिकली पाई ग्राफ के पाई चार्ट ऐसा होता है, कुछ सर्कल होता है, प्रॉपर कंपास से बनता है। इसको मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी, इसके बीच में पॉइंट होता है। ये कुछ ऐसा होता है, इसके कुछ ऐसे पार्ट्स बने होते हैं, है ना, जिससे अगर कुछ भी हो गया, ये कुछ डिग्री का हो गया, ये कुछ, सारों के अलग अलग डिग्री होती है। पर जो टोटल होता है पाई ग्राफ या पाई चार्ट, ये टोटल हमेशा 360 डिग्री का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है। पहले हम समझते हैं होता क्या है। और सर्कल ग्राफ एक सर्कल की फॉर्म में, तो सर्कल ग्राफ दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट, मतलब कि मतलब एक पूरा है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट किस किस चीज़ के हैं, ये एक सर्कल ग्राफ शो करता है। मतलब एक सर्कल डायग्राम होती है, सर्कुलर डायग्राम होता है एक पाई चार्ट, इन विच ऑब्जर्वेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ईच सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है, ये चीज़, सेक्टर ये होते हैं, ठीक है, सेक्टर ये होता है, सेक्टर ये होता है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, कोई भी अगर ये यहाँ पर एक और लाइन बच जाएंगे ना, तो ये और ये सेक्टर है, ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल। हर सेक्टर का अपना अलग साइज है, ज़रूरी नहीं है कि सारों में अलग अलग होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जिसके अंदर सारे इक्वल साइजेस हो सकते हैं, वो भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, हर सेक्टर का अपना अलग साइज है। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, बट अलग साइज हो सकता है। एंड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब और जो इसका एक सेक्टर का साइज किस पे डिपेंड करता है, हमारे डाटा पे, कि हमारा कैसा डाटा है। अगर एक चीज़ है, जैसे कि एक बच्चा है, वो दिन में क्या क्या काम करता है, वो सोता है, खाता है, पीता है, पढ़ता है, खेलता है, वीडियो गेम खेलता है, फ़ोन देखता है, टीवी देखता है, सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अगर वो पढ़ता इस पार्ट में है, खेलता इस पार्ट में है, ये आ गया प्ले का, ठीक है, ये आ गया स्टडी का, ये आ गया कुछ भी ले लो, टीवी का, ये फ़ोन का, ये स्कूल का, और आप स्लीप का ले लो, ठीक है। मतलब वो अपना मोस्ट ऑफ द डे सोने में निकालता है। मतलब वो अपना, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पार्ट अपना एक काम पे किस पे लगाते हैं, सोने पे। अगर वो स्कूल 6 घंटे जाता है, फ़ोन 2 घंटे देखता है, टीवी 2 घंटे देखता है, खेलता वो 4 घंटे, अगर पढ़ता वो 2 घंटे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सबसे ज़्यादा टाइम अपना सोने में निकालते हैं। मतलब एक दिन में पूरे 24 आवर्स होते हैं, उसके हिसाब से ये बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। कि मतलब अगर हम इन सारी चीज़ों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 24 आवर आना चाहिए, और जो इसकी ये डिग्रीज बनेंगी ये भी उसी के रिलेशन में आनी चाहिए। अब भाई हमें कैसे पता लगेगा, भाई कैसे होएगा, उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं, पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ। एक चाहिए होता है हमें, मैं आपको टूल्स लिख देती हूँ यहाँ पर। एक हमें पेंसिल, एक स्केल, एक हमें कंपास, और एक प्रोटेक्टर। अब मैं आपको यूज़ बता देती हूँ। पेंसिल ड्रॉ करने के लिए, स्केल से इसकी ये वाले पार्टीशंस बनाने के लिए, कंपास से ये वाला सर्कल बनाने के लिए, और प्रोटेक्टर हमें उस वैल्यू को चेक करने के लिए। और हमें एक और चीज़ चाहिए होती है, दिमाग, ठीक है। इन अ पाई चार्ट, मतलब अगर हमें एक वैल्यू, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है स्कूल की, ठीक है, मैं कैसे निकालूंगी, हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रल एंगल ऑफ, मतलब निकालने का क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, कि मतलब अगर ये है फ़ोन 2 घंटे देखता है, 2 आवर्स देखता है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, मतलब हम कंपोनेंट मतलब ऑब्जर्वेशन, मतलब वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि हम अब क्या ऑब्जर्व करें, वो कितनी देर है, ठीक है। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर ख़त्म नहीं हो,
मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, क्योंकि टोटल ये 360 डिग्री का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो, एक सेंट्रल एंगल निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है। अब हम कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पर फ़ोन हमें निकालना है, फ़ोन की वैल्यू निकालनी है जो कि है 2 आवर्स। एक दिन में होते हमें इसके अंदर बताया कि एक बॉय है नमन, वो पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं और पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं, टोटल 24 आवर्स होते हैं। हमने सारा बता दिया वो क्या क्या करता है, हमने यहाँ पर लिख दिया। तो टोटल आवर्स क्यों आएंगे 24 आवर्स इंटू 360 डिग्री, क्योंकि हमें फ़ोन का बताना है, ठीक है। आर से आर कट हो गया, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ से आ गया 30 डिग्री कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ, फ़ोन अगर हमें पाई चार्ट बनाना होएगा तो फ़ोन की प्रपोर्शन, फ़ोन मतलब कितने से मार्क होएगा, तो वो होएगा 30 डिग्री से, ठीक है। हमें प्रोटेक्टर इसलिए भी चाहिए होता है, हम या तो सीधा कंपास से भी, वो जो मैंने आपको इस पे यूट्यूब पे डाले हुए हैं कि मैंने आपको उस पर भी दिखा रखे 30 डिग्री कैसे बनाते हैं, 75, 120, 60, 180 सारे एंगल्स बता रखे हैं कैसे कैसे बनाने हैं, बट हम इसमें प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोन की होगी 30 डिग्री। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी दूंगी कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, वो उसकी वीडियो आपके पास पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन ख़त्म होने के बाद आएगी, और वो एनसीईआरटी की जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगी तभी आ जाएगी वो आपके पास। देयर आर सर्टेन experiment whose outcome have an equal chance of occurring इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अब मैं आपको इसके एग्जांपल के साथ बताती हूँ। एग्जांपल, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, हमारे पे दो ही चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है, कोई भी एक रैंडम होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसका आउटकम मतलब रिजल्ट, ठीक है, जिसका रिजल्ट इक्वल होता है, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे कि आज का वेदर देख के मुझे लगता है बारिश, रेन हो सकती है या नो रेन, कोई रेन नहीं होगी। या तो इसमें क्या चांसेस है, या तो होगी या तो नहीं होगी। इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर 2-4 चीज़ें हैं वो जो ये आपको समझनी है, ठीक है। द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट are equally likely if each has the same chance of occurring, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज जैसे कि एक बॉय है सोहन और एक है मोहन, वो दोनों चिट्स डालते हैं, ठीक है, कि कौन घूमने जा सकता है। तो अब इसके अंदर एक ही चांस है, या तो सोहन जाएगा या मोहन जाएगा। इन दोनों के क्या क्या चांसेस है, 50-50 है, 50-50% है कि 1/50 या 1/50 है, या 1/2 है, 1/2 है कि जा भी सकते हैं। या तो सोहन जाएगा या मोहन जाएगा, दोनों के पास 50% चांस है कि कोई भी जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर है डाइस, अगर हमने रोल किया 1 2 3 4 5 6, अब उसके अंदर 1 कितने टाइम है, 1 टाइम है ना, तो इसका क्या हुआ कि मतलब क्या चांस है कि 1 कितनी बार आ सकते हैं, सबका सेम चांस है ना, 1/6। जब 2 है, 2 कितनी बार है उसके अंदर, एक बार है, तो उसका भी क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पे चांसेस इक्वल होते हैं कि मतलब सब में इक्वल है। जैसे कि अगर कोई डाइस रोल होता है, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, डाइस रोल होता है 1 2 3 4 5 6 है, ये हमारे पे रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब 1 कितनी बार है, एक बार ये 1, तो 2 कितनी बार है, एक बार, 3 कितनी बार है, 1 4 1 5 1 6 1, मतलब ये कितनी बार हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं,
ये सारे एक एक बार ही हो सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम सबकी क्या होगी 1/6, ठीक है। अगर अब सपोज करो कोई आपके पास सीरीज़ है 5, 5, 2, 8, 9। अब 5 के हमारे पे चांसेस क्या है 2 है, 2 का 1, ठीक है, 8 का 1, 9 का 1। अब इसके अंदर अनइक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अनइक्वल लाइकली है, ये इक्वली लाइकली नहीं है, आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। आउटकम तब इक्वल लाइकली होते हैं जब सारों के सेम आउटकम, मतलब सारों की सेम प्रोबेबिलिटी होती है। अगर सबकी सेम प्रोबेबिलिटी नहीं है तो मतलब ये एक सबकी दे आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। अब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, द एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। द outcome of an experiment that cannot be predicted in advance। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कि मतलब क्या रिजल्ट होएगा एक एक्सपेरिमेंट का इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसका रिजल्ट उसको करने से पहले नहीं पता चल सकता। प्रिडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस मतलब उसका रिजल्ट हम पहले नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि क्या आएगा। जैसे अगर हम डाइस रोल करते हैं, हमें तो नहीं पता ना क्या आएगा एग्जैक्टली कि क्या आंसर आएगा। हम तुक्का मार सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं कि या तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ भी आ सकता। हम प्रिडिक्ट करेंगे, हम उसका आंसर नहीं बता सकते, फाइनली नहीं बता सकते, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी को निकालने का फॉर्मूला बताती हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी मैं आपको इवेंट भी समझाती हूँ, प्रोबेबिलिटी पहले हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हमने एक डाइस रोल किया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ अकरिंग ऑफ 1। इसके अंदर नंबर ऑफ आउटकम कितना है 1 का 1 है, टोटल आउटकम कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या, 1 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/6। 2 की क्या आएगी 1/6। 3 की भी ऐसे ही। जैसे कि अगर हमारे पे कोई हमारे पे आती है सिचुएशन, जैसे कि जिसके अंदर 5, 9, 7, 7, 4, 3, 9 है, ये है हमारे पे। तो इसका अगर हमें बोला गया है आप निकालो, ये 4 है, ठीक है, आप निकालो प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ 9 निकालो, तो क्या आएगी 9 कितनी बार है इसमें 2 बार है, तो नंबर ऑफ आउटकम क्या हुआ 2। टोटल आउटकम क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल आउटकम 7। तो 9 के आने की प्रोबेबिलिटी है 2/9। अब हम समझते हैं इवेंट क्या होता है। 1 और मोर देन 1, एक या एक से ज़्यादा का रिजल्ट क्या बनाता है आउटकम, क्या बनाता है इवेंट। ये भी एक इवेंट है, जो हमने रेन वाला किया था वो भी इवेंट है, हेड कॉइन वाला किया था वो भी एक इवेंट है, ठीक है। आगे मैं आपको समझाऊंगी वो कार्ड्स का, वो भी एक इवेंट है, ठीक है। तो 1 और मोर देन 1 आउटकम मतलब रिजल्ट, ठीक है। आउटकम और रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मतलब जो हमारे पे हम कोई भी चीज़ करेंगे, ठीक है, इज कॉल्ड अ इवेंट, उसे इवेंट कहा जाता है। अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दूंगी जो आप समझोगे तो आपका बहुत फायदा होएगा, ठीक है। एक जैसे कि अगर हम प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जब हम ताश पत्ता खेलते हैं तब उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं ना टोटल, ठीक है। उसके अंदर 4 सूट्स होते हैं,
उसके अंदर 4 सूट्स होते हैं, मतलब 4 कैटेगरीज होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं? 4 सूट्स और कैटेगरीज, ठीक है। अब ये जहाँ पर डेक है ना, यहाँ पर हम कलेक्टिव नाउन यूज़ कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन है जैसे कि हम बोलते हैं स्कूल ऑफ फिशेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। वैसे ही डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, मतलब इसका वैसे कुछ नहीं है। इसमें यहाँ पर 4 सूट्स होते हैं, अभी बताती हूँ कौन से होते हैं। एक होता है क्लब, मैं भी आपको, हार्ट, डायमंड एंड स्पेड। अभी मैं आपको इसके सिंबल पे आपको दिखाती हूँ। क्लब होता है ऐसे का, ऐसे बनता है ये हम इसे चिड़ी भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है ब्लैक कलर में। हार्ट होता है हार्ट शेप का, डायमंड होता है इस शेप का, ठीक है। ये भी रेड होता है और ये भी रेड होता है। स्पेड होता है ऐसा, ऐसा बना के पत्ते की तरह होता है, हम इसे पान का पत्ता कहते हैं, ठीक है। ये होता है ब्लैक कलर का। और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ईच सूट हैज़ 13 कार्ड्स, ठीक है, जिसके अंदर 3 विच हैज़ 3 कोट्स, मतलब इन 13 कार्ड्स में से 3 कोट होते हैं, 3 कोट या फेसेस होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं, जो कि होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है। हमारे पे क्या क्या होते हैं? ए होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर होता है जैक मतलब 11, क्वीन मतलब 12, किंग मतलब 13, है ना, यही होता है ना। जो ए होता है हम इसे एस बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें इसका प्रोबेबिलिटी में भाई क्या काम था, ये प्रोबेबिलिटी में आपके पास कैसे आ सकता है कि आपको बोल देते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ब्लैक कार्ड्स। अब यहाँ पर ब्लैक, अभी मैं आपको यहाँ पर, हाँ, ब्लैक कार्ड्स कौन से हैं। अब मैंने आपको बताया हर एक सूट में कितने कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। तो इसमें 2 सूट हैं जो ब्लैक वाले हैं, तो टोटल हो गए 26 कार्ड्स हो गए। तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ब्लैक कार्ड्स की 26 कार्ड्स अपॉन 52 कार्ड्स, ठीक है, ये आ गई। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो मतलब 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है ब्लैक कलर के आने की। थैंक यू। यहीं पर हमारे टॉपिक समाप्त होते हैं। थैंक यू।